फलक ने जो ड्रिंक वेदांत के लिए रेडी किया था वो भी अब पूल के पानी में गिर चुका था। फलक जैसे ही अपना सिर पूल से बाहर निकाला उसे वेदांत डेविल स्माइल करता हुआ दिखाई दिया, जिसे देख वो बुरी तरह चिढ़ गई। मिस्टर सिंघानिया, ये क्या हरकत है आपकी? जब पीना ही नहीं था तो बनवाया क्यों? फलक ने दांत किटकिटाते हुए कहा। फलक अपने गुस्से में ये बात पूरी तरह से भूल गई थी कि पानी में भीगने की वजह से वो कितनी ज्यादा हॉट लग रही है। फलक के गीले बाल उसकी गर्दन और क्लीवेज पे चिपक गए थे, जिन्हें देख वेदांत की आंखों में फलक के लिए लस्ट जाग गया। वेदांत ने फलक को अपनी ओर खींच लिया और उसे स्विमिंग पूल की वॉल से सटाकर बिना एक पल गवाए उसके होठों को कैप्चर कर लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि फलक को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला, और जब उसे कुछ भी समझ आया तब तक वेदांत बहुत आगे बढ़ चुका था। वेदांत फलक को पागलों की तरह वाइल्डली किस कर रहा था, जिससे फलक को स्टार्टिंग में काफी पेन हो रहा था, लेकिन वेदांत की हॉट बॉडी और उसके सेंशुअल टच को फलक चाहकर भी रेजिस्ट नहीं कर पाए, और वो भी अब वेदांत के साथ उसके किस में इन्वॉल्व हो गई। फलक और वेदांत दोनों ही एक दूसरे के भूखे भेड़िए की तरह किस कर रहे थे। वेदांत का एक हाथ जहां फलक की गर्दन के पीछे था तो वहीं उसका दूसरा हाथ फलक की बॉडी के हर हिस्से को नज़ाकत से छू रहा था। तो वहीं फलक के दोनों हाथ वेदांत के बालों में उलझे हुए थे और उसने अपने दोनों पैर वेदांत के टॉसों पर रख कर रखे थे। वेदांत किस करता हुआ अब फलक के कंधे और कॉलरबोन पे किस और बाइट करने लगा, जिससे फलक आंख बंद करके मौन कर रही थी। उसकी सेंशुअल आहें वेदांत को और भी ज्यादा वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी। वेदांत ने फलक के लोअर बॉडी के सारे कपड़े रिमूव कर दिए और खुद भी अपने बॉक्सर को रिमूव कर दिया। वेदांत बिना एक पल गवाए फलक की बॉडी में इंटर हो गया, जिस वजह से उसकी पकड़ वेदांत के कंधों पर कस गई। फलक को थोड़ा पेन हुआ तो उसने अपनी आंखें दर्द से बंद कर ली। कुछ ही देर में उस स्विमिंग पूल का पानी उछलकर स्विमिंग पूल से थोड़ा बाहर गिर रहा था, जिसके साथ ही फलक की दर्द से कराहने की आवाज़ का सिलसिला शुरू हो गया, जो जल्द ही फलक की प्लेजर भरी सिसकियों में बदल गई। फलक अब चाहकर भी वेदांत के टच को, उसकी क्लोजनेस को रेजिस्ट नहीं कर पाती थी। वो वेदांत की हॉट बॉडी और उसके सेंशुअल टच से बर्फ की तरह मेल्ट हो जाती थी। थोड़ी देर बाद वेदांत फलक को अपनी बाहों में उठाए स्विमिंग पूल के बाहर लेकर आया और उसे स्विमिंग पूल के साइड में लेटाकर खुद उसके बगल में लेट गया। इस वक्त फलक आसमान में रोशन चांद को देख रही थी तो वहीं वेदांत अपने चांद को देख रहा था। उन दोनों की ही बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था और वेदांत अब भी अपनी उंगलियों से फलक की बॉडी के हर हिस्से को टच कर रहा था, जिससे फलक की हालत खराब होती जा रही थी। मिस्टर सिंघानिया, एक बात पूछूं? फलक ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सवाल किया तो वेदांत ने सिर्फ हम में जवाब दिया। आप चाहे तो कोई भी लड़की आपके करीब आ जाए, लेकिन फिर भी आप मेरे करीब ही क्यों आते हैं? फलक ने चांद की ओर ही देखते हुए सवाल किया। फलक का सवाल सुन वेदांत हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारे ही करीब नहीं बाबी, बल्कि सिर्फ तुम्हारे ही करीब आना चाहता हूँ और आता रहूँगा, और इस बात के लिए तुम मुझे चाहकर भी रेजिस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज आई लव यू। वेदांत की बात सुन फलक की आंखें जो अब तक चांद पर ठहरी हुई थी वो खुद ब खुद वेदांत की ओर चली गई, जो अपनी कशिश भरी आंखों से उसे ही देख रहा था। फलक वेदांत की आंखों में सच्चाई साफ देख सकती थी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे दिल के किसी कोने में वेदांत के कन्फेशन को सुनकर खुशी हो रही थी, लेकिन उसका दिमाग उसे इस बात को एक्सेप्ट करने ही नहीं कर रहा था। तुम मेरे लिए मेरे प्यार से बढ़कर मेरा जुनून, मेरा पागलपन हो बाबी। आई कांट फॉरगेट यू। यू आर माइन एंड ओनली माइन। आई कांट शेयर यू विथ एनीवन। वेदांत ने अपनी नीली आंखों से फलक की ग्रे आइज में देखते हुए कहा। इस वक्त उसकी आवाज़ नदी की तरह शांत और समुद्र की तरह गहरी थी, जिनमें फलक सिर्फ डूबते जा रही थी। वेदांत ने आगे बढ़कर फलक के नर्म मुलायम होठों पर अपने सख्त होठ रख दिए, जिससे फलक की आंखें अनायास ही बंद हो गई। वेदांत कुछ देर तक फलक को किस करने के बाद उससे अलग हुआ। इस वक्त फलक गहरी गहरी सांसें ले रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देख वेदांत की आंखों में फलक के लिए लस्ट दोबारा जाग गया। वेदांत ने आगे बढ़कर फलक के सीने पर अपने होठ रख दिए, जिससे फलक चिहुक उठी।
वेदांत फलक के उभारों को अपने मुंह में लेकर सक कर रहा था और दूसरे हाथ से उन्हें प्रेस कर रहा था। उसका हर एक टच फलक को अंदर तक सहने को मजबूर कर रहा था। फलक अपने होठों को दांतों से काट रही थी। अचानक वेदांत ने फलक के सीने पर तेज बाइट किया तो फलक की एक चीख निकल गई। फलक ने हैरानी, गुस्से और कंफ्यूजन के मिक्स एक्सप्रेशन के साथ वेदांत को देखा। तुम्हारे होठों को काटने का हक सिर्फ मुझे है बाबी। वेदांत ने इतना बोल फलक के उभारों को लीक कर लिया तो फलक की एक सिसकी निकल गई। आप सच में पागल है। ओनली फॉर यू बाबी, वेदांत ने फलक की कान पर अपने टंग फिराते हुए कहा। इसी के साथ अब वहां फलक की प्लेजर से भरी आहें और वेदांत की तेज सांसों का शोर सुनाई देने लगा और ये सिलसिला करीब आधे घंटे तक चला। मिस्टर सिंघानिया, मैं थक चुकी हूँ, फलक ने अपनी बंद होती पालकों को बार बार झपकते हुए कहा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था बाबी, आज तुम मुझे सेटिस्फाई करोगी, सो नाउ योर टर्न। वेदांत ने इतना बोल फलक की आई विंक कर दिया और बिना एक पल गवाए फलक को अपनी ओर खींच लिया, जिसे देख फलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके गाल और भी ज्यादा लाल हो गए। मिस्टर सिंघानिया, मैं नहीं कर सकती, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। तो मैं फलक अभी इतना ही बोली थी। वेदांत ने उसकी कमर को जोरों से मसल दिया, जिससे फलक की दर्द भरी चीख निकल गई। क्या तुम किसी और के साथ ऐसा करने का सोच सकती थी बाबी? वेदांत ने इतनी सर्द आवाज में कहा कि फलक के रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। नहीं मिस्टर सिंघानिया, मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था, आप प्लीज गलत मत समझिए। फलक ये सब बोलते हुए किसी मासूम बच्चे से कम नहीं लग रही थी, जैसे वो अपने गार्जियन को अपनी बेगुनाही एक्सप्लेन कर रही हो। तो प्रूफ करो, वेदांत ने सपाट लहजे में कहा तो फलक उसे कंफ्यूजन से देखने लगी। क्या मतलब? फलक ने पूछा। यही कि अगर तुम्हारे कहने का मतलब वो नहीं था जो मैंने सोचा, देन प्रूफ कि तुम मेरे लिए लॉयल हो, वेदांत कनिंग स्माइल करते हुए कहा तो फलक उसे थोड़े गुस्से से देखने लगी। इग्नोर कर फलक, वैसे भी आज तेरे कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज कोई भी तुझे इस डेविल से नहीं बचा सकता, तो आज एडजस्ट ही कर ले। वैसे भी तू किसी और के साथ फिजिकल थोड़े न हो रही है, ये बुरा ही सही, लेकिन तेरा हस्बैंड है, तू इसके साथ तो ये सब कर ही सकती है। फलक ने मन ही मन खुद को समझाया। वहीं वेदांत, जो फलक के चेहरे पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन बड़े ध्यान से देख रहा था, वो उसे ऐसे खोए हुए देख बुरी तरह चिढ़ गया। उसे ये ख्याल ही गुस्सा दिला रहा था कि उसके इतने करीब होने के बाद भी फलक कैसे किसी और के बारे में सोच सकती है। उसने गुस्से और अपनी जलन में फलक के होठों को बाइट कर लिया, जिससे फलक बुरी तरह चिढ़ गई। लेकिन उसने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल किया और थोड़े पोलाइट तरीके से एक आखिरी बार वेदांत को कन्वेंस करने का सोची। मिस्टर सिंघानिया, आपने कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन ये गलत है। शश डॉट ट्राई टू डाइवर्ट मी बाबी एंड लेट्स डू योर वर्क, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारी बैड परफॉर्मेंस काफी वीक है बाबी, वेदांत ने टीजिंग टोन में कहा तो फलक का चेहरा कुछ गुस्से तो कुछ शर्म से लाल हो गया। इस सायको की हिम्मत कैसे हुई मेरी बैड परफॉर्मेंस को जज करने की? अब इस बाघड़ बिल्ले को बताती हूँ कि फलक शर्मा है क्या चीज, फलक ने वेदांत को घूरते हुए मन में कहा और वेदांत के ऊपर चढ़कर बैठ गई। वेदांत तो फलक को देख बस मुस्कुराए जा रहा था, क्योंकि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर जो लगा था। फलक ने एक गहरी सांस ली और झुककर वेदांत के होठों पर अपने होठ रख दिए। फलक आंखें बंद कर वेदांत को किस कर रही थी, तो वहीं वेदांत के हाथ फलक की पूरी बॉडी पर अपनी नज़ाकत दिखा रहे थे। फलक के टच से वेदांत की बॉडी रिएक्ट करने लगी, जिसका अंदाजा अब फलक को भी होने लगा। वेदांत ने फलक की नाजुक पतली कमर को पकड़कर उसे थोड़ा ऊपर उठाया, फिर खुद को थोड़ा एडजस्ट कर फलक को अपने ऊपर बैठा दिया। फलक ने भी अपने दोनों हाथ वेदांत के कंधों पर रख दिए और इसी के साथ खुले आसमान के नीचे फलक और वेदांत की प्लेजर भरी आहों का सिलसिला जारी रहा। चांद की रोशनी के बीच आज वो दोनों जिस्मों से ही नहीं बल्कि दिल से भी एक हो गए थे, जिसकी खबर उनमें से सिर्फ एक को ही थी। करीब 1 घंटे बाद फलक वेदांत के ऊपर से उठकर वेदांत के साइड में लेट गई। इस वक्त उन दोनों का ही शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वो दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वेदांत ने फलक को अपनी बाहों में उठाया और उसे रूम के अंदर ले आया। बाथटब में गर्म पानी कर वेदांत ने कुछ पल फलक को उसमें लेटा दिया और खुद भी बाथटब के अंदर आकर उसकी बॉडी को क्लीन करने लगा।
फलक अब इतना ज्यादा थक गई थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो वेदांत को रोक सके। वो बस अपनी धुंधली आंखों से वेदांत को उसको क्लीन करते हुए बस देख सकती थी। वेदांत फलक को अच्छी तरह से बात दिलाकर रूम में ले आया और उसे अपनी एक लूजती शर्ट पहनाकर बेड पर लेटा दिया। कुछ पल उसने फलक को देखा जो उसकी बड़ी सीटी शर्ट में किसी बिल्ली के बच्चे की तरह दिख रही थी। वेदांत ने झुककर फलक के माथे पर लाइट किस किया और अपने कपड़े पहन वो बेडरूम से बाहर निकल गया। अगली सुबह जब फलक की नींद खुली तो उसने बेड पर खुद को अकेला पाया। अपने बगल में देखा तो बिस्तर एकदम सही था, जिसका मतलब साफ था कि वेदांत रात में बेड पर नहीं सोया। क्या वो रात में रूम में नहीं आए? फलक ने सोचा, फिर खुद के ही ख्यालों को झटकर बेड से उतरने लगी। फलक ने जैसे ही बेड से नीचे कदम रखा उसे अपनी लोअर बॉडी में तेज दर्द का एहसास हुआ। फलक को जैसे ही पिछले रात की बात याद आई उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। तभी उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया। फलक, तू इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुझे आज ही किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना होगा क्योंकि तू फिर से कोई गलती नहीं कर सकती। मुझे अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है, खासकर तब तक जब तक मैं अपने रिश्ते को लेकर शो नहीं हो जाती, फलक ने खुद से कहा और शॉवर लेने बाथरूम के अंदर चली गई। वहीं दूसरी ओर जब ध्वनि की नींद खुली तो वो इस वक्त निहाल की बाहों में थी। बस फर्क ये था कि आज निहाल उसके उठने से पहले उसके रूम से बाहर नहीं गया था। ध्वनि ने खुद को देखा, वो निहाल के ब्रॉड चेस्ट के ऊपर सिर रख कर सो रही थी और उसने निहाल को किसी टेडी बियर की तरह जकड़ा हुआ था। उसका एक पैर निहाल के ऊपर था। उसे खुद की पोजीशन देखकर खुद पर ही शर्म आ गई। अब जाकर उसका ध्यान निहाल के चेहरे पर गया, जिसे देखकर एक पल के लिए ध्वनि उसे देखती ही रह गई। निहाल के सिल्की हेयर जो उसके माथे पर मैसी तरीके से बिखरे हुए थे, उसके परफेक्ट फेशियल फीचर, शार्प जोलाइन और हल्की बियर्ड, इस लुक में निहाल बेहद अट्रैक्टिव दिख रहा था। पता नहीं ध्वनि के दिमाग में क्या आया, उसने अपना हाथ बढ़ाकर निहाल के माथे पर से उसके बिखरे बाल साइड कर दिए। निहाल के माथे को छूते ही उसके बॉडी को मानो अलग ही फीलिंग ने घेर लिया। ध्वनि ने अपनी एक उंगली से निहाल की बंद आंखों को छुआ, फिर उसकी नाक को। उसे खुद ही नहीं पता था कि इस वक्त उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। तभी ध्वनि का ध्यान निहाल के पतले होठों पर गया, जिनका कलर पहले के मुकाबले थोड़ा डार्क हो गया था, जिसका साफ मतलब था कि निहाल कुछ दिनों से सिगरेट पी रहा है या पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही पीने लगा है। जिसे सोचकर पता नहीं क्यों लेकिन ध्वनि के दिल में एक टीस सी उठी। ध्वनि ने अपनी नाजुक उंगली को निहाल के होठों पर हल्के से फिरा दिया। ध्वनि को खुद भी रियलाइज नहीं हुआ कि आज वो निहाल को अपने बेड पर देखकर गुस्सा ना होने के बजाय नॉर्मल थी, जैसे ये कमरा निहाल का ही हो। ध्वनि अपनी ही फीलिंग से अनजान अब निहाल की जॉलाइन पर अपनी उंगली फिराने लगी। तभी ध्वनि को कुछ याद आया और वो बेड से उठकर जाने लगी। इससे पहले कि ध्वनि बेड से उतर पाती किसी ने उसे उसकी कमर पकड़ उसे दोबारा बेड पर खींच लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि निहाल ही था, जो अपनी आंखें छोटी कर ध्वनि को घूर रहा था। वहीं निहाल को जागा देख ध्वनि की हालत खराब हो गई। क्या निहाल जी पहले से जाग रहे थे या अभी जागे? ध्वनि ने सोचा। तभी उसके कानों में निहाल की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, तुमने नींद में मेरा फायदा उठाया है क्यूटी पाई। निहाल की बात सुन ध्वनि की आंखें हैरानी से फैल गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? ध्वनि थोड़ा जोर से चीखी। मैं जब सो रहा था तो तुम मेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को देखकर बहक गई और तुमने मुझे गलत तरीके से छुआ। निहाल ये सब इतना इनोसेंस फेस बनाकर कह रहा था जैसे कि ध्वनि ने उसकी इज्जत ही लूट ली हो। हमारी मासूम सी ध्वनि निहाल के इस ड्रामे को समझ नहीं पाए और उसने थोड़े गिल्टी भरे एक्सप्रेशन चेहरे पर लाकर निहाल से सॉरी कहा। वहीं निहाल को तो अपनी क्यूटी पाई की मासूमियत और भोलेपन को देख उस पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था, और इसी के साथ उसके चेहरे पर शरारती स्माइल आ गई, जिसे उसने ध्वनि के देखने से पहले ही तुरंत छुपा लिया और अपने चेहरे पर थोड़े सख्त एक्सप्रेशन लाकर उससे कहा, क्या तुम्हारे सॉरी कह देने से मुझे वो मिल जाएगा जो तुमने छीन लिया? बोलो, क्या तुम मेरी इज्जत वापस ला सकती हो? निहाल ने ऐसे एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लाकर कहा मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो।
उसकी ऐसी हालत देख ध्वनि को अब और भी ज्यादा डर लगने लगा कि कहीं निहाल किसी को इस बारे में बता मत दे। वहीं निहाल को तो ध्वनि को परेशान कर बहुत मजा आ रहा था। तुम चाहो तो अपनी इस गलती के बदले मुझे कुछ पे कर सकती हो ताकि मैं तुम्हारी गलती मतलब गुनाह को माफ कर सकूं, निहाल ने महान बनते हुए कहा तो ध्वनि उसे हैरानी और कंफ्यूजन से देखने लगी। लेकिन मैं आपको क्या पे करूंगी, मेरे पास तो खुद का कुछ नहीं है, ध्वनि ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। तुम्हारे पास बहुत कुछ है क्यूटी पाई, जो सिर्फ तुम ही दे सकती हो, निहाल ने ध्वनि के मुलायम चेरी जैसे होठों को देखते हुए कहा। इससे पहले कि ध्वनि कुछ समझ पाती, निहाल ने उसके सुर्ख होठों पर अपने होठ रख दिए जिससे ध्वनि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। निहाल ध्वनि से अलग हुआ और उसके होठों पर बुदबुदाते हुए बोला, क्लोज योर ब्यूटीफुल पेटल्स क्यूटी पाई। ध्वनि ने निहाल की बात सुन अपनी कत्थई आंखों को 3-4 बार तारों की तरह टिमटिमाया, फिर उन्हें बंद कर लिया, जिसे देख निहाल के चेहरे पर विनिंग स्माइल आ गई और वो दोबारा ध्वनि को स्मूथली किस करने लगा। निहाल ध्वनि को पैशनेटली किस कर रहा था तो वहीं ध्वनि बिना कुछ रिएक्ट किए उसके नीचे आंख बंद कर लेटी हुई थी। ध्वनि उसका साथ तो नहीं दे रही थी लेकिन वो उसे रजिस्ट भी नहीं कर रही थी। करीब 20 मिनट के लॉन्ग किस के बाद निहाल ने ध्वनि के होठों को छोड़ा लेकिन वो उसके चेहरे से दूर नहीं हटा। इस वक्त वो दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। उन दोनों को ही एक दूसरे की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। निहाल के वाइल्डनेस की वजह से ध्वनि के चेरी जैसे होठ सूज गए थे और उनमें हल्का कट भी लग गया था जिनसे थोड़ा खून भी निकल रहा था। निहाल ने अपने अंगूठे से ध्वनि के सूजे हुए होठ को रब किया जिससे ध्वनि की दर्द भरी सिसकी निकल गई। तुम्हारे लिप्स बहुत ज्यादा टेस्टी है क्यूटी पाई, निहाल ने अपनी हस्की वॉइस में कहा तो ध्वनि उसे अपनी लंबी घनी पलकें झपकाकर टुकुर टुकुर देखने लगी। कहीं मैं प्रेग्नेंट हो गई तो, ध्वनि ने दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। वहीं ध्वनि की बात सुनकर निहाल के तो 440 वोल्ट का झटका लग गया। निहाल ने सर्द आवाज में ध्वनि से सवाल किया, क्यों तुम ऐसा क्यों बोल रही हो क्यूटी पाई? क्या तुमने किसी और के साथ ऐसा कुछ? निहाल अभी इतना ही बोल पाया था कि ध्वनि ने उसे झटके से खुद से दूर किया। निहाल जो ध्वनि के इस एक्शन के लिए रेडी नहीं था वो उसके बगल में गिर गया। निहाल जो ध्वनि के इस मूव से पहले ही हैरान था तब वो और भी ज्यादा हैरान रह गया जब ध्वनि उसके पेट पर बैठ गई। ध्वनि निहाल के पेट पर अपने दोनों पैर आलथी पलथी मारकर बैठ गई और अपने छोटे छोटे हाथों से निहाल की टी शर्ट की कॉलर को पकड़कर बोली, आप खुद को समझते क्या है, जब देखो तब मुझ पर इल्जाम लगाते रहते हैं। मैं इतनी बड़ी भी कैरेक्टरलेस नहीं हूँ कि राह चलते सबको किस करते रहूँ आपकी तरह। एक तो मैं परेशानी से मरे जा रही हूँ कि कहीं मैं आपके ऐसे बार बार किस करने से प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ, ऊपर से आपकी तो हमते। एक बात आप अपने ये उल्लू जैसे कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे अभी मम्मी नहीं बनना और आपके बच्चे की मम्मी तो बिल्कुल नहीं बनना, समझे आप? ध्वनि ने निहाल के कॉलर को लगभग झकझोरते हुए कहा और उसे अपनी कत्थई आंखों से घूरते हुए उठकर बाथरूम के अंदर चली गई। वहीं बेचारा निहाल तो अभी तक सदमे में ही था कि आखिर थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। अफर इनोसेंस, भला किस करने से कौन प्रेग्नेंट होता है? सच में मेरी क्यूटी पाई का दिमाग रोमांस के मामले में बिल्कुल नर्सरी के बच्चों जितना है। और जहां तक बात है बच्चों की तो क्यूटी पाई मेरे बच्चों की मम्मी तो सिर्फ तुम ही बनोगी, क्योंकि तुम्हारे बच्चों का पापा मैं किसी को बनने ही नहीं दूंगा। निहाल इतना बोल डेविल स्माइल करने लगा। फलक ड्रेसिंग मिरर के सामने रेडी हो रही थी। आज उसने सिंपल सी वाइट कुर्ती और ब्लैक प्लाजो पहना हुआ था, गले में मैचिंग दुपट्टा और वालों की फ्रांच चोटी बनाए फलक बेहद क्यूट दिख रही थी। फलक अभी सिंदूर ही लगा रही थी कि किसी ने उसके हाथ में सिंदूर लेकर उसकी मांग को भर दिया। फलक ने मिरर से देखा, वेदांत, ये वेदांत ही था, आखिर उसके अलावा ऐसा कर भी कौन सकता था। वेदांत जिम से आया था, इस वक्त वो सिर्फ एक ब्लैक बनियान और ब्लू ट्रैक पैंट में था। इतने प्यार से देख रही ही कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? वेदांत ने पीछे से फलक को बाहों में भरते हुए कहा। और ऐसी खुशफहमी आपको कैसे हुई? फलक ने मॉकिंग स्माइल करते हुए कहा। ये जानने के लिए मुझे किसी खुशफहमी के होने की जरूरत नहीं बाबी, 'cause your eyes are enough to tell।
वेदांत ने इतनी इंटेंसिटी से कहा कि फलक बस उसे देखती ही रह गई। वेदांत की बातों से ज्यादा उसकी आंखों में गहराई थी और था शायद प्यार। नहीं, ये प्यार नहीं हो सकता, ये सिर्फ अट्रैक्शन है या फिजिकल नीड। फलक ने खुद को तसल्ली देना चाहा, जबकि सच्चाई तो वो खुद भी देख पा रही थी, बस मानना नहीं चाहती थी। ये फीलिंग गलत है मिस्टर सिंघानिया, फलक ने मुड़कर वेदांत की नीली आंखों में देखते हुए कहा। वेदांत सिंघानिया के करते ही गलत चीज भी सही हो जाती है बाबी, वेदांत ने फलक की कमर को पकड़ उसे खुद से चिपकाते हुए कहा। इस वक्त फलक ने थोड़ी हील पहनी हुई थी, जिस वजह से वेदांत के ऐसे खुद से चिपकाने से फलक का सीना वेदांत के सीने से चिपक गया। वेदांत फलक की बढ़ी हुई धड़कनों को साफ सुन सकता था, तो वहीं वेदांत की धड़कनें बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे वो फलक से रोज ये सब कहता हो या उसके लिए ये रोज की बात हो। अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, वरना जो है वो बचा कूचा भी खत्म हो जाएगा। वेदांत ने फलक के फहेड पे किस करते हुए कहा और खुद भी फ्रेश होने चला गया। वहीं फलक, जो अब तक वेदांत की कहीं गोल गोल बातों में उलझी हुई थी, जब उसे ध्यान आया कि अभी अभी वेदांत ने उसे कम अक्ल कहा है, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी तीखी नजरों से बाथरूम के बंद दरवाजे को घूरने लगी। फलक बाथरूम के बंद दरवाजे को देखकर जोर से चिल्लाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा बेवकूफ़ बोलने की? तुम्हें बेवकूफ़ बोलने के लिए मुझे हिम्मत की ज़रूरत नहीं बाबी, वेदांत ने अंदर से ही जवाब दिया। वेदांत का जवाब सुनकर फलक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आप एक नंबर के छिछोरे ठरकी हार्टलेस बेवकूफ़ घोंचू छकुंदर सायको सनकी पागल बाघड़ बिल्ली उल्लू सब है, फलक ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हारी पनिशमेंट अभी पूरी नहीं हुई है बाबी, वेदांत ने उसी तरह अंदर से ही जवाब दिया। यू, फलक गुस्से से चिल्लाए और उसने अपनी एक सैंडल उठाकर बाथरूम के दरवाजे पर मार दिया। ठीक उसी पल बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया और वो सैंडल एज एक्सपेक्टेड वेदांत को ही लगा, और वो भी किसी खास जगह, जिसे देखकर फलक की आंखें हैरानी और डर से फैल गई। फलक ने एक नज़र अपनी सैंडल, फिर उसके निशाने के पॉइंट को, फिर निशाना बने वेदांत के चेहरे को देखा, जिसका चेहरा तो ठंडे पानी की तरह शांत, लेकिन आंखें अंगार उगल रही थी, जिसे देख फलक को तो मानो सांप सूंघ गया, क्योंकि वेदांत अपनी जानलेवा नजरों से फलक को ही घूर रहा था। फलक ने भी आव देखा ना ताव वो उसी तरह अपने दूसरे सैंडल को हाथ में पकड़ उस कमरे से भाग निकली और पीछे छोड़ गई गुस्से से लाल पीले हो रहे वेदांत को। थोड़ी देर बाद वो सभी ब्रेकफास्ट कर अपने अपने वर्क प्लेस के लिए निकल गए। आरजे फिल्म स्टूडियो में इस वक्त किसी ही हिस्टोरिकल मूवी की शूटिंग हो रही थी, जिसकी लीड एक्ट्रेस सोनम थी। ये सोनम की पहली मूवी थी। सोनम को भले अपने परिवार का रुतबे नाम शानो शौकत का बेहद घमंड था, लेकिन वो अपने ड्रीम के लिए पूरी लॉयल थी। उसने बिना किसी रेफरेंस के पूरा ऑडिशन क्लियर कर इस फीमेल लीड के रोल को पाया था। किसी को भी ये नहीं पता था कि सोनम सिंघानिया असल में अंगद सिंघानिया की इकलौती बेटी और द वेदांत सिंघानिया की इकलौती बहन थी। पिछले 2 सालों से उसने अनगिनत ऑडिशंस दिए, कई रिजेक्शन और सिलेक्शन के बाद उसे ये मेन फीमेल लीड का रोल मिला था। अभी वो अपने ग्रीन रूम में रेडी हो रही थी। एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही थी। वहीं सोनम ध्यान से अपने हाथ में रखी नेक्स्ट सीन की स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी कि तभी उसके ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा अचानक से खुल गया। सोनम ने सामने मिरर से देखा तो एक स्पॉट बॉय हाथ में एक बड़ा सा रेड रोज का बुके लिए उस रूम के अंदर आया। मैम, ये आपके लिए आया है, उस स्पॉट बॉय इतना कहा और उस बुके को सोनम के सामने टेबल पर रख दिया। सोनम ने कंफ्यूज्ड नज़रों से उस बुके को देखा जिस पर एक कार्ड लगा था। सोनम ने उस कार्ड को ओपन करके देखा। हनी, यू आर द बेस्ट थिंग दैट्स एवर बिन माइन, योर्स एंड ओनली योर्स SM। इन लाइनों को पढ़कर सोनम का गोरा चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया। सोनम ने एक नज़र आईने में खुद को देखा। हनी, ये उसकी आंखों का कलर था और वो अनजान शख्स उसे हनी नाम से बुला रहा था, जिसे सोच सोनम ने गुस्से से उस बुके को डस्टबिन में डाल दिया और साथ ही उस नोट को भी फाड़ कर फेंक दिया। पता नहीं किस चीप इंसान की हरकत है ये, होगा कोई मेरा दीवाना, लेकिन उसे नहीं मालूम चांद को देखना हर किसी की किस्मत में होता है, लेकिन वो चांद किसी खास की किस्मत में ही होता है। सोनम ने आखिरी लाइन बोलते वक्त आईने में खुद को देखा।
बेशक वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। वो नेचुरल भी बेहद खूबसूरत थी और आज उस रॉयल ड्रेसअप में वो किसी अप्सरा से कम नहीं दिख रही थी। सोनम को अपनी खूबसूरती पर भी बहुत ज्यादा घमंड था। सोनम ने उस कार्ड और बुके को पूरी तरह इग्नोर किया और अदा से चलते हुए ड्रेसिंग रूम के बाहर निकल गई। वहीं इन सब से बहुत दूर एक शख्स था जो अपने मोबाइल पे ये सारा सीन देख रहा था, जिसे देख उस शख्स के चेहरे पर दिलकश स्माइल आ गई। फलक इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर थी और उसने अपने चेहरे को बहुत अच्छी तरह से कवर कर रखा था। वो अपना चेकअप करवा कर अपनी कंपनी जा रही थी कि तभी उसके मोबाइल पे किसी अननोन नंबर से कॉल आया। फलक ने उस कॉल को इग्नोर करना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर उसने उस कॉल को उठा लिया। कॉल उठाते ही जैसे ही उसने सामने वाले इंसान की आवाज़ सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जैसे ही कॉल काटना चाहा तभी दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया जिसे सुन फलक के हाथों से उसका मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। फलक ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और उसमें आए एड्रेस की ओर निकल गई। करीब आधे घंटे की रश ड्राइविंग के बाद फलक किसी सुनसान इलाके में पहुंच गई, जहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय दूर बने एक वुडन मिक्स कॉटेज के। फलक ने अपनी कार उस कॉटेज की ओर बढ़ा दी। कार से उतरकर फलक ने उस कॉटेज के चारों ओर देखा, जहां कुछ ही दूरी पर उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। रवि, फलक ने धीरे से कहा। जी भाभी जी, आपने सही पहचाना, मैं हूँ आपका प्यारा दुलारा देवर और भैया जी का लंगोटिया यार, उर्फ क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोचने की एक्टिंग करते हुए। अरे हाँ, याद आया, चाइल्डहुड फ्रेंड, रवि ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा। फलक को रवि की बात में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो कॉटेज के अंदर चली गई। कॉटेज के अंदर जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, चारों ओर वीर के आदमी फैले हुए थे और बीचों बीच एक मंडप बना हुआ था, जिसे देख फलक की आंखें लाल हो गई। वेलकम जान, इस आवाज को सुन फलक ने फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग से टिककर खड़े वीर चौधरी को देखा, जिसके एक हाथ में ड्रिंक से आधा भरा ग्लास था। वीर के चेहरे पर इस वक्त एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी, जिसे देख फलक का खून खौल उठा। वीर की स्माइल फलक को कांटों की तरह चुभ रही थी, लेकिन फलक ने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपने एक एक शब्दों पर जोर देते हुए कहा, तुम किसकी बात कर रहे थे? अरे ऐसे नहीं जान, पहले तुम मेरा नाम लो। तुम जानती नहीं, जब तुम मेरा नाम लेती हो तो मुझे कितना सुकून मिलता है यहाँ, वीर ने अपने सीने को मसलते हुए कहा तो फलक ने अपना जबड़ा भींच लिया। फलक इस वक्त इतने गुस्से में थी कि उसने वीर से उसके जेल से बाहर निकलने से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं किया। तुम किसकी बात कर रहे थे वीर? फलक ने एक एक लफ्जों को चबाते हुए कहा। दैट्स लाइक माई जान, वीर ने टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा। फिर उसने रवि को कुछ इशारा किया तो रवि सामने बने एक रूम में चला गया। तब तक वीर भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर फलक के सामने आ चुका था। फलक ने जैसे ही इस आवाज को सुना वो अपनी जगह जमसी गई। वो भला इस आवाज को कैसे भूल सकती थी, उसकी आंखें तुरंत नम हो गई। माँ, फलक धीरे से बुदबुदाए और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ शारदा जी खड़ी थी। उनकी हालात कुछ खास अच्छी नहीं थी, वो पहले के मुकाबले बहुत कमजोर दिख रही थी। फलक ने जैसे ही उन्हें देखा उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो जैसे ही उनके पास जाने लगी, किसी ने उसकी कलाई को जोर से पकड़ लिया। फलक ने मुड़कर देखा, वो वीर ही था। वीर, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे माँ के पास जाना है, फलक ने गुस्से से कहा। चले जाना जान, चले जाना, भला मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए रोका है जो आज रोकूंगा, वीर ने कनिंग स्माइल करते हुए कहा तो फलक उसे गुस्से से घूरने लगी। रवि, तू मेरी सासुमाँ को अंदर लेकर जा, मुझे अभी अपनी होने वाली बीवी से कुछ जरूरी बात करनी है, वीर ने सार्कास्टिकली कहा। नहीं बेटा, तू इस वीर से कोई बात मत कर, ये बहुत बुरा इंसान है फलक तू। अरे सासू माँ, आप क्यों मियाँ बीवी के बीच आग लग रही हो? और रवि, तू साले मेरी शक्ल क्या देख रहा है, इन्हें लेकर जा, वीर ने शारदा जी की बात काटते हुए कहा। अब आप सब ये मत समझिएगा कि फलक को तो फाइटिंग करना आता था तो वो लड़ी क्यों नहीं, क्योंकि फलक बहादुर थी मगर बेवकूफ़ नहीं। रवि शारदा जी को वहाँ से लेकर जाने लगा। शारदा जी लगातार फलक को कुछ गलत फैसला लेने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि फलक एक बार पहले भी वीर के जाल में फंस चुकी थी।
फलक बस अपनी माँ को जाते देख मुट्ठी कसकर रह गई। बोलो आज कौन सी घाटियां शर्त रखने वाले हो तुम मेरी माँ की जिंदगी के बदले, फलक ने तंज भरे लहजे में कहा। वाह मेरी जान, तुम्हारा यही एटीट्यूड तो लाजवाब है जो हर बार मेरा दिल चुरा लेता है, वीर ने फलक के करीब आते हुए कहा तो फलक उससे 2 कदम पीछे हो गई। ओके ओके, मैं नहीं आ रहा तुम्हारे करीब, चलो पहले शादी कर लेते हैं फिर मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मुझे खुद के करीब आने से रोकती हो, वीर ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा। आई एम मैरिड वीर। फलक की ये बात जैसे ही वीर के कानों में गई उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कानों में खोलता हुआ तेल डाल दिया हो। जोक ऑफ द ईयर जान, बट डोंट से इट अगेन, वीर ने सपाट लहजे में कहा और जैसे ही फलक की कलाई पकड़ने को हुआ फलक ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। फलक की इस हरकत पर वीर का माथा ठनक गया। वीर मैं शादीशुदा हूँ, ट्रस्ट मी। वही तो नहीं कर सकता मैं। एक बार किया था तो तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुम्हें पता है जान, पूरे गांव और पानीपत की हर गलियों में पूरी रात दुल्हे शेरवानी पहन मैं तुम्हें ही ढूंढता रहा और तुम मुझे छोड़कर अपना वादा तोड़ शादी की रात ही भाग गई। तुम्हें पता है कितनी बदनामी हुई मेरी बापू की पूरे समाज में, एक तो तू दूसरी जात की, ऊपर से तेरी हरकतें नहीं अब और कोई बहाना नहीं, तू मेरी है और बस मेरी ही रहेगी, तुझे मैं किसी और का होने नहीं दूंगा, चाहे तेरे पति की चिता पे ही फेरे क्यों न लेने पड़े। वीर ये सब बोलते हुए किसी साइको से कम नहीं लग रहा था जिसकी फलक प्यार नहीं बल्कि जिद बन गई थी। वीर तुम जिद कर रहे हो, ये प्यार नहीं बल्कि तुम्हारा ईगो है जिसे तुम सेटिस्फाई करना चाहते हो। तुम चाहे इसे जिद बोलो, ईगो बोलो, प्यार बोलो या जुनून बोलो, जो भी बोलो, लेकिन तुम्हें आज मैं अपना बनाकर रहूंगा और इसके लिए मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती जान, वीर ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। फलक को वीर सच में किसी साइको से कम नहीं लग रहा था जिसे कुछ भी समझाना भैंस के आगे बीन बजाने से कम नहीं था। ये तो तुम देख रहे हो न, ये मेरा मंगलसूत्र है, फलक ने अपना मंगलसूत्र दिखाते हुए कहा, और इसे तो तुम देख ही सकते हो, अगर अंधे न हो तो इसे सिंदूर कहते हैं। फलक ने अपने बालों को साइड करके अपना सिंदूर दिखाते हुए कहा। आई थिंक कितना प्रूफ काफ़ी है तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि आई एम मैरिड और मैं सच में अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बेहद प्यार करते हैं। फलक ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मजाल है वीर को कोई फर्क पड़ा हो। ठीक है तुम्हारी शादी हो गई ना तो कोई बात नहीं, सुहागरात तो मैं ही मनाऊंगा, फिर उसके बाद देखता हूँ तुम्हारे पतिदेव को भी, वीर ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा और फलक की कलाई पकड़ उसे सामने बने एक रूम के अंदर ले गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो वीर, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, मैं शादीशुदा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते वीर, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम बहुत पछताओगे वीर। फलक लगातार वीर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोल रही थी, लेकिन मजाल है वीर को कोई फर्क पड़ा हो। वीर ने फलक को उस रूम के बेड पर फेंका और दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसके ऐसा करते ही फलक की जान हलक में ही अटक गई। तभी उसका ध्यान रूम पे गया जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वो पूरा कमरा सुहागरात की थीम पर डेकोरेट किया गया है। चारों ओर जलती ब्यूटीफुल कैंडल्स, हॉट शेप रेड बलून से सजा पूरा कमरा और बेड पर फैले रोज पेटल्स। इन सारे डेकोरेशंस को फलक की पकड़ अपनी कुर्ती पे कस गई। अब उसकी आंखों में गुस्से की जगह अनजाने डर ने ले ली थी। तभी उसका ध्यान वीर पे गया जो अपने शर्ट के बटन्स खोल रहा था। वीर प्लीज डोंट डू दैट, आई विल जान, वीर ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा और अपनी बॉडी से अपनी शर्ट अलग कर फलक की ओर आने लगा। वीर को पास आते देख फलक बेड पर पीछे की ओर खिसकने लगी, लेकिन वीर ने उसके पैरों को पकड़ उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अब फलक की बर्दाश्त से बाहर था, उसने जैसे ही वीर को किक मारना चाहा, वीर ने उसके पैरों को पकड़ किया। नॉट अगेन जान, अब मैं तुम्हारी ये सारी ट्रिक जानता हूँ, वीर ने थोड़ा हंसते हुए कहा, मानो वो फलक की सिचुएशन को फुल एंजॉय कर रहा हो। तभी वीर का ध्यान फलक के गुलाबी होठों पर पड़ा जिसे देख उसकी आंखों में लस्ट उतर आया। वीर जैसे ही फलक के होठों की ओर बढ़ने लगा, फलक ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि वीर फलक के होठों को चूम पाता, एक तेज आवाज के साथ उस कमरे का दरवाजा खुल गया। उसकी आवाज सुन जैसे ही फलक ने आंखें खोल उस ओर देखा, उसकी आंखें चमक उठी। वहीं वहां खड़ा शख्स अपनी रेड ब्लड ब्लू आइज से उन्हें ही देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त अंगार उगल रही थी।
उस शख्स ने अपनी 2 उंगलियों से अपने माथे को हल्का रब किया और उनकी ओर बढ़ गया।